माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 27 के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। इसमें सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न होते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हो, तो आपके लिए ये सेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, उपयुक्त में से कोई नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। सही आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और आपको अपनी फुल बॉडी का पिक्चर समतल दर्पण में देखना है, तो उस समतल दर्पण की ऊंचाई जो होनी चाहिए वह आपकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? जमाइका, क्यूबा, कनाडा, पूर्वी तिमोर। सही आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा देश की मुद्रा का नाम पीसो है। और यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो क्यूबा की मुद्रा है। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है पुई ने, माओ से तुंग ने, चाई काई शेक ने, सन्यास सेन ने। सही आंसर होगा डी नंबर। कुओमिंतांग पार्टी जो कि चीन की राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसकी स्थापना सन्यास सेन ने किया था। भारत और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? मीन्स भारत और यूनानी कला जो इंडो ग्रीक शैली होती है उसे कंबाइंड रूप से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है शिखर, दूसरा ऑप्शन है वर्ण, तीसरा नगन और चौथा ऑप्शन है गांधार। सही आंसर होगा इंडो ग्रीक। भारत और यूनानी कला के सम्मिलित रूप को हम गांधार कला कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस गैस को किस ताप पर गर्म करने से प्राप्त होती है? न्यूनतम ताप पर, अधिकतम ताप पर, सामान्य ताप पर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा न्यूनतम ताप पर गर्म करने के फलस्वरूप हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की प्राप्ति होती है। अब जैसा कि जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और यह बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट प्राप्त करने के लिए 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक पर जब किसी पदार्थ को गैस को ठंडा किया जाता है तब यह अवस्थाएं प्राप्त होती है। इसकी भविष्यवाणी 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, इसीलिए इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस राज्य को मलय का देश कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, उड़ीसा को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे केरल टिक करते हैं, बट वो गलत आंसर होता है। आपका सही आंसर होगा मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है।
भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 फरवरी से 31 जनवरी तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष होता है। राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 172, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडलों के गठन की बात की गई है। आप तो जानते ही हैं, विधानमंडल में जिस तरह संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अभी तक भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जबकि अन्य सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, विधानमंडल के गठन का व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 168 आपका सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक व अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 100 प्रस्तावक, 100 अनुमोदक, 1 प्रस्तावक, 1 अनुमोदक। सही आंसर होगा 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब होता है जो कोई भी कैंडिडेट अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके साथ में 20 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं इन्हें उपराष्ट्रपति पद के योग्य समझता हूँ। फिर 20 लोग खड़े होकर बोलते हैं कि मैं इन 20 का समर्थन करता हूँ। तो ये दोनों बातें हुई कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। इसी तरह आपसे राष्ट्रपति के लिए पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो वहाँ पे यह 20 नहीं होगा, वहाँ पे 50 हो जाएंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। और आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, पब्लिक नोटिस जारी करता है, उसमें से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। वाटर पोलो खेल के लिए एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 2, 4, 9। सही आंसर होगा वाटर पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगर आपको सिर्फ पोलो पूछा जाए, वाटर पोलो ना बोल के अगर सिर्फ पोलो बोला जाए, तो उसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। आप ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर ये जरूर पूछता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले आरबीआई जमानत राशि के रूप में कितने रुपये जमा करवाता है? 10,000, 15,000, 25,000, 80,000। किसी भी निर्वाचन के लिए जमानत राशि होती है। अगर निर्धारित तय वोट से अगर आपको वोट कम आता है तो आपकी जो जमानत राशि जो आपसे पहले जमा करवाया जाएगा चुनाव लड़ने से पहले, उसे जब्त कर लिया जाएगा, उसे आपको लौटाया नहीं जाएगा। तो वही पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आरबीआई को जो जमानत राशि रखी जाती है वह कितना दिया जाता है? राष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होगा वह उतना रुपया जमा करेगा, फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा। सही आंसर होगा 15,000 रुपये। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, ग्वालियर में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्थित है।
इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यह जो गुरुद्वारा है जिसका नाम हरिमंदिर साहिब है, यह सबसे पावन और पवित्र स्थल है सिख धर्म का। इसे हम दरबार साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब तो जानते ही हैं, यह पंजाब में है, अमृतसर शहर में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह आप बता देते अमृतसर में स्थित है। तो नाम याद रखिएगा, इसे दो नाम से जाना जाता है, हरमंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से, चावल से, उर्वरक से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। जिस तरह से श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन से पूछा जाता है किस क्रांति का संबंध है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाए काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम तेल उत्पादन से होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में, श्रीनगर में, कोलकाता में, लखनऊ में? आपको जवाब देना है। यह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? पन्ना जिला में एक शहर, पन्ना जिला का एक शहर या नगर पालिका है जहां पर सबसे ज़्यादा हीरा का खान पाया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना से ही होता है। सद्भावना शिखर की ऊंचाई कितनी है? 552 मीटर, 652 मीटर, 752 मीटर या 852 मीटर? सही आंसर होगा 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सद्भावना शिखर के बारे में कुछ और जानते हैं। इसे हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, कलुमार पीक के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? मंडू मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रृंखला की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सद्भावना शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना पीक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कलुमार पीक के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार? सही आंसर होगा सतपुड़ा का पठार। नर्मदा और सोन के दक्षिण में सतपुड़ा का पठार स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, हिमालय, बैतूल, शिरडी? सही आंसर होगा ए नंबर, अमरकंटक। यह जो है सोन के साथ साथ नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल है। तो आप दोनों ही याद रखिएगा, सोन और नर्मदा नदी यह दोनों अमरकंटक से निकलती है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1949 ईस्वी को, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, 25 जनवरी 1951 ईस्वी को, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर होगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। और 25 जनवरी को ही निर्वाचन मतदाता दिवस, चूँकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कावेरी नदी पर स्थित मैटूर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका तो आंसर ही आपको दिख रहा है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मैं कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में बताता हूँ, राज्य और नदी के बारे में बताता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाणसागर परियोजना, ये सभी महत्वपूर्ण 4 परियोजनाएं हैं। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मैटूर परियोजना जो अभी आपने देखा कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। सबरीगिरी, यह तो कितनी बार पूछा गया है, सबरीगिरी परियोजना जो है यह पंबा काकी नदी पर है। नदी का नाम क्या है? पंबा और काकी नदी। और फिर यह किस राज्य में है? केरल में स्थित है। श्रीशैलम बांध परियोजना, तो यह किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद कर लीजिए इसे। ये सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो पूछे गए हैं, या तो इसमें से नदी पूछा जाता है या फिर राज्य पूछा जाता है। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसके द्वारा लिखा गया था? कुणाल सिंह द्वारा, करण सिंह द्वारा, कुलदीप सिंह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक था कुरुक्षेत्र टू कारगिल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा या फिर अपचयन के द्वारा? सही आंसर होगा ए नंबर, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के नाभिक मिल के हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस तरह से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष किया गया था? 1983 में, 1981 में, 1986 में या फिर 1980 में? सही आंसर होगा 1986 में। पहली बार HIV वायरस, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो देख लीजिए फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यह पूरा नाम है। और इसीलिए 1988 ईस्वी से 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एड्स वायरस को क्या कहा जाता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कब खोजा गया? 1986 में खोजा गया। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निद्रा रोग किसके कारण होता है, जिसे हम स्लीप सिकनेस भी कहते हैं? ट्रिप्नोसोमा, एंटमीबा, नाइजीरिया, एस्रिकिया? सही आंसर होगा ट्रिप्नोसोमा के द्वारा स्लीप सिकनेस या निद्रा रोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? दाद, जिसे आप रिंगवर्म कहते हैं, गंजापन, बाल्डनेस, एथलीट फूड या फिर स्लीपिंग सिकनेस? कौन सी बीमारी कवक के कारण नहीं होता है? मीन्स फंगस किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सही आंसर होगा स्लीपिंग सिकनेस।
इसके लिए फंगस जिम्मेदार नहीं है, कवक जिम्मेदार नहीं है। अन्य जितनी भी बीमारी है, एथलीट फुट जिसे आप हाथी पाँव कहते हैं, एक पैर जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो वो बीमारी भी कवक के कारण होता है। गंजापन कवक के कारण होता है। रिंग वर्म, दाद खाज खुजली जो भी होता है वह सभी कवक के कारण होता है। बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए होता है? कुष्ठ रोगी के लिए, खसरा के लिए, डिप्थेरिया के लिए या फिर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए। यहाँ पे टिक नहीं किया गया है, आपका सही आंसर होगा डी नंबर, ट्यूबरकुलोसिस। इसे ही हम टीबी के नाम से जानते हैं और इसे हिंदी में यक्ष्मा रोग कहते हैं। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? कॉपर के द्वारा, कैडमियम के द्वारा, मरकरी के द्वारा या टीन के द्वारा? किस चीज़ के पानी में मिलने के फलस्वरूप मिनीमाता रोग पैदा होता है? सही आंसर होगा मरकरी। मरकरी जब पानी में मिलता है तो यह विषाक्त हो जाता है और उससे मिनीमाता बीमारी होती है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? क्यूलेक्स फटिगन के द्वारा, मांसोनिया यूनिफॉर्मिस के द्वारा, एनाफ्लीज के द्वारा, एडिज इजिप्टी के द्वारा। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? सही आंसर होगा डी नंबर, एडिज इजिप्टी के द्वारा डेंगू बुखार, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन डेंगू बुखार पे था, तो डेंगू बुखार किस रोग का वाहक होता है? तो एडिज इजिप्टी जो होता है वह डेंगू बुखार का वाहक होता है। गलती से मैं मलेरिया बोल रहा था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने, हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, हैंसन ने? लेप्रोसी कुष्ठ रोग, उसका आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा हैंसन ने लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। काली मौत किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाता है? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को, प्लेग, कैंसर या एड्स? सही आंसर होगा प्लेग। प्लेग बीमारी एक समय में महामारी का रूप ले लिया था और यह नॉर्मली चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी थी। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1954 में, 1853 में, 1854 में, 1955 में या 1856 में? सही आंसर होगा डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। जापान में जो है वह मतलब गिफ्ट का जो इंडस्ट्री है वह जीडीपी में बहुत योगदान करता है, तो वहाँ पे गिफ्ट देना एक ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फेस्टिवल पे दे रहे हैं, इवन जब कोई मरता है तो भी वहाँ पे गिफ्ट देने की प्रथा है। तो जापान में जो उपहार स्वरूप गिफ्ट दिया जाता है वह किस चीज़ का गिफ्ट दिया जाता है? हाइलोनेमा, टेथिया, यूप्लेक्टेला या फिर फिरोनीमा? सही आंसर होगा सी नंबर, यूप्लेक्टेला को गिफ्ट में दिया जाता है। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? जानते हैं बीजापुर में आदिल शाह जो थे उनका शासन था, तो उसके सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? अब्दुल भटरी, शमसुद्दीन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अब्दुल भटरी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर
3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। मीन्स जल का तापमान अगर 9 डिग्री से 3 डिग्री पे लाया जाए तो जल के आयतन में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन, आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तीसरा ऑप्शन, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन, पानी जम जाएगा। सही आंसर होगा सी नंबर, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। घटने का मतलब आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन होता है वह न्यूनतम होता है, और यहाँ पे कितना से कितना किया जा रहा है, तो 9 डिग्री से 3 डिग्री पहुँचाया जा रहा है। तो 9 से जब 4 तक आएगा तब इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। और जब 4 डिग्री के बाद फिर से 3 डिग्री पे लेके 4 डिग्री से जब 3 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, जब और घटाएंगे इसका टेम्परेचर, तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। सही आंसर होगा ए नंबर, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वैसे भी आप समझिए, साबुन का बुलबुला हवा में तैरते रहता है। जैसे आप एक खिलौना के रूप में आता है ना, मुंह से फूंक के बाहर गोल गोल बुलबुला को निकालते हैं, तो आप देखिएगा कि वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो फूट जाता है। तो जब तक अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है बाहर के वायुमंडलीय दबाव से, तब तक वह बुलबुला के रूप में रहता है। इसी का एक और क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है, फाउंट जो पेन होता है, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो उसका इंक बाहर क्यों निकल जाता है, क्योंकि अंदर का दाब जो होता, बाहर का जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अंदर के दाब की अपेक्षा, तो इंक बाहर की तरफ रिस जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर और मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही आंसर होगा सी नंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा। पहले जितना ही रहेगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे जो भी हो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। सही आंसर होगा बी नंबर, थोड़ा ऊपर आएगा। चूँकि हम जानते हैं कि नदी का जो जल होता है उसका घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, तो जिस चीज़ का घनत्व कम होता है उसमें उसका लेयर नीचे रहेगा, मतलब नदी के जल में उसका लेयर नीचे रहेगा। लेकिन जैसे ही जहाज जो है वह नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, उसका स्तर जो होगा, वाटर लेवल जो होगा, वह थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने पर पीछे की ओर पकड़ता है, मतलब पीछे हाथ को खींच के क्यों पकड़ता है। बॉल विश्राम की गति में आ सकती है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। सही आंसर होगा ए नंबर, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बॉल को पीछे खींचने से कुछ टाइम मिलता है, जिससे उसका डी एक्सेलरेशन होता है और हाथ में चोट नहीं लगता है। इसीलिए जब भी कैच लिया जाता है तो बॉल के साथ ही गति किया जाता है हाथ का। न्यूटन गति का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम है वह यहाँ पे अप्लाई होता है। पद्धति में, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर।
सही आंसर होगा बी नंबर। लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वह डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति को निकालने के लिए 1/f किया जाता है। लेंस का जो फोकल दूरी होता है जब उसको 1/f कर देते हैं, मतलब 1 बटा फोकल दूरी जब हम करते हैं तो लेंस की शक्ति प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, मतलब व्युत्पन्न राशि नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। सही आंसर होगा बी नंबर, द्रव्यमान। यह एक व्युत्पन्न राशि नहीं है। द्रव्यमान का जो केजी होता है यह व्युत्पन्न राशि नहीं है। समय का सेकंड होता है यह भी व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो इस तरह जो जो भी मौलिक जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, आयतन हो गया, ये सभी व्युत्पन्न नहीं होते हैं। बाकी जैसे घनत्व की बात करें तो उसमें देखिए घनत्व क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केजी जो कि द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर स्क्वायर जो कि एरिया का मात्रक है। दोनों को कंबाइंड करके तब घनत्व की परिभाषा दी जाती है, तो यह व्युत्पन्न परिभाषा है। लेकिन द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक सीधा केजी होता है वह व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है तब उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं करता है, या अधिकतम कार्य करता है। सही आंसर होगा ए नंबर, कोई भी कार्य नहीं करता है। कार्य की परिभाषा तब डिफाइन होती है जब कोई भी बल अगर लगता है तो उससे विस्थापन होना चाहिए। अगर आप 100 केजी का बोझा माथा पे लेके खड़े हैं तो साइंस के भाषा में आप कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप 1 केजी का ही कोई चीज़ यहाँ से वहाँ तक धक्का देके अगर एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर देते हैं तो आपके द्वारा कार्य होना समझा जाएगा। तो वैसे ही व्यक्ति कितना भी धक्का मार दे दीवार में, अगर दीवार विस्थापित नहीं हो रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। कार्य होने के लिए विस्थापन होना जरूरी है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा सी नंबर, तृतीय गति नियम। पहला गति नियम जड़त्व की परिभाषा देता है, कहता है कि जब तक कोई बाह्य बल ना कार्य करे, अगर कोई वस्तु गति में है तो अपने गतिशील अवस्था को बनाए रखना चाहता है, और कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिरता को ही बनाए रखना चाहता है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है, F बराबर ma जो डिफाइन होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वह द्वितीय गति नियम से ही प्राप्त होता है। और तृतीय गति नियम यह कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब आप जल में पीछे की तरफ हाथ मारते हैं तो जल आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो जल में तैरना न्यूटन गति का तृतीय नियम है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण को मापने के लिए? सही आंसर होगा सी नंबर, वातावरण में ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। सीधा आपसे पूछा जाए डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। घूर्णन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज में कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सही आंसर होगा ए नंबर, कोणीय वेग कम हो जाएगा। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आप बता सकते हैं फेफड़ा का क्या आकार होता है।
सही आंसर होगा सी नंबर। शंकु के आकार का अपना फेफड़ा होता है। नीचे का जो परिधि रहता है वो बड़ा रहता है, ऊपर का जो परिधि रहता है वह छोटा रहता है। व्यास आप बोल सकते हैं, नीचे का व्यास ज़्यादा रहता है, ऊपर का कम रहता है, वही तो शंकु होता है। टॉर्च के किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च जब आप जलाते हैं उसमें किस तरह का प्रकाश पुंज आपको प्राप्त होता है? समांतर प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर होगा बी नंबर, संसृत प्रकाश पुंज। जो आपका टॉर्च से रोशनी निकलता है वह एक जगह पर केंद्रित होके निकलता है, तो इसको हम संसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। सही आंसर होगा कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि शैवाल में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम किसान भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा एनजी रंगा के द्वारा भारत में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? मुंबई, पेरियार, पवनार, वर्धा। सही आंसर होगा पवनार। पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। कब से? 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? आर केहल्लो वाद में, इंदिरा साहनी वाद में, या फिर गोपालन वाद में, या शंकरी प्रसाद वाद में? किस वाद में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सही आंसर होगा आर कोहेल्लो वाद के द्वारा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। आपको आंसर देना है। ऑप्शन है एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। सही आंसर होगा ए नंबर, एंटासिड कहा जाता है। जो भी आपका पाचक एंजाइम टाइप का जो भी आपको दिया जाता है उन सभी को एंटासिड कहा जाता है। जैसे आप फेमस दवाई डाइजीन जो है वह एक तरह का एंटासिड टैबलेट है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। मतलब नदी में किस जल प्रदूषण अगर मापना है तो किस चीज़ का घुला हुआ मात्रा हम देखेंगे और बता सकते हैं कि नदी प्रदूषित है या नहीं है। क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की, नाइट्रोजन की। सही आंसर होगा आपका ऑक्सीजन की मात्रा, जिसे BOD कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD को देखकर बताया जाता है कि नदी में कितना प्रदूषण है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है आशा अंतरीप, केप अगुल्हास, केप टाउन या फिर नेटाल। आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सही आंसर होगा बी नंबर, केप अगुल्हास। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है।
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, किस तापक्रम पर जल का घनत्व, जल का आयतन न्यूनतम होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही आंसर होगा डी नंबर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने से दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आपको सही आंसर देना है। जब एक लड़की झूला बैठ के झूला झूल रही है, अगर वो अचानक खड़ी हो जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा? सही आंसर होगा ए नंबर, उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में, विराम या एक समान गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? मैंने बताया था अभी आपको, गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता। सही आंसर होगा जड़त्व। जब कोई पिंड अपने गति में ही रहना चाहता है या फिर स्थिर ही रहना चाहता है तो उस अवस्था को हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन गति का पहला नियम। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। सही आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर मतलब वायुदाब जो है वह घट जाता है। मैं आपको बताऊं, जब गुब्बारा ऊपर की तरफ बढ़ते चलता है तो आप जानते हैं ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब घटते चलता है। तो पहले क्या रहता है, जब गुब्बारा ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है उस समय अंदर का जो दाब रहता है वह बाहर के दाब के बराबर रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलता है वायुदाब कम होता है और गुब्बारा के अंदर का दाब ज़्यादा हो जाता है और गुब्बारा फट जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने हेतु। सही आंसर होगा डी नंबर, अस्थायित्व बढ़ाने हेतु वह आगे की तरफ झुक जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धारिता की, तापमान की, ऊष्मा की या फिर ऊर्जा की? क्यूरी किसकी इकाई है? सही आंसर होगा ए नंबर, रेडियो धर्मिता की इकाई है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खोज मैडम क्यूरी ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसकी इकाई को क्यूरी कहा जाने लगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब जानते हैं डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये चार भारत में बाहरी शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे ये कुछ दिनों तक राज्य किए, बाद में अंग्रेज का पूरा अधिकार हो गया। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? वैसा मुस्लिम शासक कौन था जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी या फिर अकबर। ये आपके बीपीएससी का पैटर्न है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ऐसे ही एक ऑप्शन रहता है।
सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की प्रतिमा सिक्कों पर बनवाई थी। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। यह बहुत ही फेमस मठ है ताबो मठ। किसका? बौद्ध धर्म का। सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ स्थित है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, लोकायत संप्रदाय से, जैन धर्म से, शैव धर्म से। सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित स्यादवाद का सिद्धांत है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? वो जो आप देखते होंगे कहीं भी एक छोटा सा एक उग जाता है पेड़ पर, जहाँ पे मतलब कचरा ज़्यादा रहता है वहाँ पे आपको उगा हुआ दिखेगा, उसे गोबर छत्ता के नाम से जानते हैं। तो वह क्या है? परजीवी है, सुपोषी है, मृतजीवी है, परासरणी है। सही आंसर होगा सी नंबर, वह मृतजीवी है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब। सही आंसर होगा ए नंबर, एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? पहला, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। बी नंबर, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। सी नंबर, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना से कम होता है। सही आंसर होगा सी नंबर, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगर यहाँ पे 600 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको 100 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे ऊंचा उछलना आसान है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 28 के साथ। आप अगर फिर से बताना चाहूँगा, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। मैंने अभी तक 27 सेट बनाए हैं। मेरा एम है कि 100 प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा, पर सेट में 100 क्वेश्चन, तो यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 28 के साथ।